नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में विश्व भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे सुनामी के बारे में। हम देखेंगे सुनामी कैसे आती है, उसके कारण क्या होते हैं, उससे प्रभाव हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम विधिवत रूप से चर्चा करेंगे और बाकायदा हम मैप के जरिए, कहें कि चित्र के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुनामी कैसे आती है और मतलब किन किन क्षेत्रों को कह सकते हैं मैप में प्रभावित भी करती है, और दूसरी बात यह है कि ये इतना विनाशकारी कैसे हो जाती है। तो आइए बात करते हैं सुनामी की। तो सुनामी की शब्द की मैं बात करूं तो सुनामी जो शब्द है वो जापानी भाषा से आया हुआ है, मतलब जापानी शब्द है, जिसका मतलब होता है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है सु और दूसरा है नामी। जो सु का मतलब है हार्बर, हार्बर का मतलब बंदरगाह, और नामी का मतलब होता है तरंग। मतलब ऐसी तरंगे जो हार्बर मतलब तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करती हूँ, उनको हम सुनामी कहते हैं। लेकिन आखिर हार्बर शब्द क्यों यहाँ पे यूज किया गया? हार्बर हम लोग पढ़ते हैं, पर्ल हार्बर या और भी बंदरगाह हैं, उनको हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो हार्बर आखिर हम क्यों कहते हैं कि हार्बर? हार्बर का मतलब यहाँ पे बंदरगाहों से है। बंदरगाह, क्योंकि आप देखेंगे जापान की, अगर जो आप देखें तो जापान की अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई है वो बंदरगाहों की वजह से टिकी हुई है। वहाँ पे जितने भी सोर्स आप देखेंगे, उसका पश्चिमी क्षेत्र ले लीजिए, पूर्वी क्षेत्र ले लीजिए, सभी तटवर्ती क्षेत्रों में बंदरगाह बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। तो ऐसी तरंगे जब पहले उठी तो क्या करती थी? तटवर्ती क्षेत्र अर्थात बंदरगाहों को प्रभावित करती थी। जब बंदरगाहों को प्रभावित करती थी तो उनका नाम रख दिया गया सुनामी। तो ऐसी मतलब कि ऐसी तरंगे जो प्रभावित किसको करती हों? बंदरगाहों को, मतलब तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करती हूँ, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया गया? सुनामी रख दिया गया। तो लेकिन ये तो बात हो गई, लेकिन अगर हम वास्तव में बात करें सुनामी आखिर होती क्या है, तो सुनामी दरअसल एक सागरी तरंगे हैं। सुनामी क्या है? एक सागरी तरंगे हैं जिनकी उत्पत्ति भूकंप से, ज्वालामुखी से और किसी हिमखंड के समंदर में गिरने से और भी अन्य कारणों से हो सकती है, जैसे उल्कापिंड से भी हो सकती है। तो आखिर सुनामी उत्पन्न कैसे होती है, उसको हम आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सुनामी को मैं बता दूं कि इसके कारणों पे हम चर्चा करेंगे, सुनामी आती कैसे है। तो सुनामी के दो कारण होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। तो प्राकृतिक कारण वे कारण हैं जो प्रकृति के द्वारा, कह सकते हैं कि मनुष्य के बस में नहीं है, उनसे आते हों। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, हिमखंड, उल्कापिंड। अगर जो कोई भूकंप किसी भी समुद्री क्षेत्र में आता है तो वो समुद्री क्षेत्र में आए हुए भूकंप से क्या होता है कि जब भूकंप आता है तो समंदर का जो पानी होता है वो ऊपर की ओर उठ जाता है। जब ऊपर की ओर उठता है तो अपने उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, जिस अवस्था में पहले था, नीचे की ओर गिरता है। तो नीचे उठता है तो तरंगे उठ जाती हैं और एक गोलाकार में महासागर के चारों ओर फैलना शुरू कर जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि महासागर के चारों ओर फैलना जब शुरू हो जाती हैं, ये कुछ इस भांति होता है कि जैसे आप कोई पत्थर लीजिए और पानी में फेंक दीजिए। जब पानी में पत्थर फेंकते तो देखिए चारों तरफ से गोलाकार में धाराएं चलना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से धाराएं जो होती हैं, जो तरंगे होती हैं, वो चलना शुरू हो जाती हैं महासागरों में। वैसे तो इनकी मैं बात करूं तो तटवर्ती क्षेत्रों में तो ये प्रभावित करते हैं, लेकिन जब महासागर के मध्यवर्ती गहराई में आप देखेंगे तो इनका कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे ये लहरें तट के पास चलती चली जाती हैं, बहुत तेज़ी से ऊपर उठती हैं। कैसे उठती, मैं आगे भी इस चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे वो ऊपर उठती हैं, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र को प्रभावित कर देती हैं। तो एक सबसे ज़्यादा जो सुनामी आती हैं वो भूकंप की वजह से ही आती हैं। दूसरा कारण है ज्वालामुखी। अगर जो किसी महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी आ जाता है तो उससे क्या होता है, वहाँ पे ज्वालामुखी से निकला लावा जब महासागरों में गिरता है तो उससे क्या होता है, तरंग सी पनपती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्राकाताओ को ले सकते हैं। क्राकाताओ एक जो ज्वालामुखी है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और समुद्री क्षेत्र के पास में स्थित है, इसलिए वहाँ पे जब भी कभी ज्वालामुखी फटता है तो आसपास सुनामी के अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिली थी। बाकी की अगर जो बात करें तो भूमध्य सागर भी इसमें कुछ पीछे नहीं है। वहाँ भी क्या कह सकते हैं कि एक मियानी सभ्यता थी वहाँ पे, मिस्र की 1490 ईसा पूर्व की मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक सभ्यता हुआ करती थी। कहते हैं कि वहाँ पे जो एजियन सागर है वहाँ पे एक ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, और उस ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से क्या हुआ कि वो सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट हो गई, क्योंकि ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से सुनामी आ गई और सुनामी से क्या हुआ, पूरी सभ्यता ही नष्ट हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, एक हिमखंड है। अगर जो आप किसी उत्तरी
उत्तरी ध्रुवी या कहें कि आर्कटिक सर्कल के आसपास के देशों की ओर रुख करें, चाहे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप नॉर्वे को ले लीजिए, या एग्जाम्पल के तौर पे आप कनाडा को ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए ग्रीनलैंड को, तो इन क्षेत्रों में बड़े बड़े हिमखंड है। अगर जो जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती चली जा रही है, जैसे हिमखंड वगैरह टूट के समुद्र में गिरते हैं तो उससे क्या होता है, सुनामी आ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि सुनामी के वो क्षेत्र हो सकते हैं, वो भी एक कारण है। कौन सा? हिमखंड। दरअसल हम जो भी ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, उल्कापिंड को देख लेते हैं, फिर इसमें हम थोड़ा सा और डीप थोड़ा घुसने की कोशिश करते हैं, आखिर और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। उल्कापिंड, जब कोई उल्कापिंड भी किसी महासागरीय क्षेत्र में गिर जाता है, तो जब उल्कापिंड गिरेगा तो उसी तरीके से लहरें उठेंगी, तरंगे उठेंगी, जैसे हम कोई पत्थर उसमें फेंक देते हैं। तो पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है कि पत्थर फेंकने से तरंगे उठती, वैसे उल्कापिंड के गिरने से भी उठेंगी, और जो कह सकते हैं कि सुनामी वहाँ पर आएगी। दूसरा मैं बात करूँ, बात तो मैंने बता दी, भूकंप है, ज्वालामुखी है, हिमखंड है, उल्कापिंड है, इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप आपको दिख रहा है? आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि जो ये आए हुए प्राकृतिक, मैंने जिनको कारण प्राकृतिक बताए हैं, इसमें क्या मानवीय गतिविधियां शामिल हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? तो हो सकती हैं। कैसे होंगी, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया हिमखंड जैसे सीधी बात है कि अगर जो आप किसी हिमखंड वाले, कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग समस्या जो आजकल के दौर में बढ़ती चली जा रही है, इसमें मानवीय हस्तक्षेप तो सीधे जिम्मेदार ही है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से ही इसमें मानवीय हस्तक्षेप जिम्मेदार हैं। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये जो हिमखंड वाला सेक्शन है, इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें मानवीय हस्तक्षेप जिम्मेदार हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब कोई हिमखंड उसमें टूट के गिरेगा तो वो कहीं ना कहीं ग्लेशियर के पिघलना, हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें पार्टीशन मनुष्य का रहता है। दूसरा एक इसमें कारण और भी हो सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं भूस्खलन, लैंडस्लाइड। ये भी वैसे तो कह सकते हैं कि जब अधिक वर्षा हो जाती है तो लैंडस्लाइड वगैरह आना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब कभी कभी आप देखें मानवीय हस्तक्षेप भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। वैसे तो हम इसको प्राकृतिक के अंतर्गत ही रखेंगे, लेकिन इसमें मनुष्य का भी योगदान ठूस ठूस कर भरा हुआ है। कैसे योगदान है, आइए उसको समझते हैं। दरअसल तटीय क्षेत्रों में आज, जैसे आप जान रहे हैं, वर्तमान में एक भारत देश के अलावा भी, भारत में तो खैर है ही समस्या, बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। ये वैश्विक स्तर पे एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है और लोगों के लिए रहने के लिए आवासों की कमी की वजह से लोग जंगलों को काट रहे हैं। जब जंगलों को काटने की वजह से वहाँ पे अपनी बस्तियाँ वगैरह बना रहे हैं, और जब क्योंकि जानते हैं हर आदमी को जीने के लिए कुछ ज़रूरी साधन की आवश्यकता होती है, जिसमें लिए उसको रहने के लिए जगह चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए। खाने के लिए वो क्या करेगा, सीधी बात है, जंगल से वो अब एक मानवीय जीवन, एक कुशल जीवन जीने के लिए लोग क्या करेंगे, जंगलों में तो रहना पसंद नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, जंगलों को काट के अपनी बस्तियां बना लेंगे। तो जब जंगलों को उन्होंने काट दिया, अपनी बस्तियां बना ली, तो उनको दिनचर्या के लिए वो कुछ काम करेंगे। कहने का मतलब है, जब दिनचर्या के लिए वो कुछ चीज़ों को, उनके लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे तो खाना पानी चाहिए, खाना चाहिए, तो खाने के लिए वो खेती करेंगे। तो पेड़ों को काट दिया, मिट्टी ढीली हो गई, और वो क्या हो गई कि एक लैंडस्लाइड को बढ़ावा देती हैं। तो लैंडस्लाइड इसी की वजह से आती है। तो पेड़ों को काटना, और दूसरा एक कह सकते हैं कि औद्योगिकीकरण के ज़माने में आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आप तटवर्ती क्षेत्रों में भी लगाई जाती हैं, परमिट वगैरह इनको आसानी से मिल जाता है, और फैक्ट्रियाँ वगैरह लगा के क्या होता है कि उससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या होता है कि पर्यावरण की क्षति पहुंचती है, और उससे लैंडस्लाइड आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खैर हम बात करें सुनामी की, तो जब लैंडस्लाइड, जैसे मान लीजिए ये तटवर्ती क्षेत्र है, ये तटवर्ती क्षेत्र है और ये कोई भूखंड है। यहाँ से जब मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ वेड़ लगे हुए थे, पहले पेड़ वेड़ लगे हुए थे, लेकिन क्या किया गया, पेड़ों को काट दिया गया। जब पेड़ कट कर दिए गए तो मिट्टी यहाँ की ढीली होगी, पूरी की पूरी, जैसे बारिश हल्की सी भी हुई तो पूरी की पूरी मिट्टी क्या होगी, खिसक के नीचे गिर जाएगी। जब पूरी की पूरी मिट्टी खिसक के नीचे गिर जाएगी तो क्या होगी, वो लैंडस्लाइड को बढ़ावा देती, मतलब कि वो कह सकते हैं सुनामी को बढ़ावा देगी। मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी दूर पर एक छोटा सा द्वीप भी था, तो यहाँ से जो लहरें उठेंगी इस द्वीप को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगी, वहाँ पे जो जनजीवन था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह था, ये तो थे सब जितने भी कारण थे प्राकृतिक है, मानवीय भी इसमें कह सकते हैं जिम्मेदार है। लेकिन आइए समझते हैं जो मानवीय मुख्य रूप से कारण हैं, वो हैं परमाणु परीक्षण। आप हाल ही में देखते रहते होंगे, कुछ समुद्री क्षेत्रों में परमाणु परीक्षण वगैरह किए जाते हैं। फ्रांस ने परमाणु परीक्षण कुछ टाइम पहले किया था। तो कहने का मतलब ये कि जो परमाणु परीक्षण जब समुद्री क्षेत्र में किए जाते हैं तो उनसे खूब ज़बरदस्त तरीके से लहरें उठती हैं। जब लहरें उठती हैं तो क्या होता है कि आसपास के क्षेत्रों में सुनामी दर्ज की जाती है। तो ये भी एक हानिकारक कह सकते हैं कि ये भी एक
सुनामी के लिए जिम्मेदार है मानवीय में परमाणु परीक्षण। अब इसके प्रभाव भी हम समझेंगे कि प्रभाव आखिर जब कोई सुनामी आती है तो सुनामी आने के बाद उसके प्रभाव कैसे होते हैं। अगर जो उन प्रभावों को समझना है तो आपको जापान को रुख करना पड़ेगा। जापान को रुख करेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में। होता क्या है, भू आकृति परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे आप जब दिसंबर 2004 में जब सुनामी आई थी इंडोनेशिया में, सुमात्रा द्वीप के पास में आप देखेंगे वहाँ पे सुनामी आई थी। तो सुनामी के आने की वजह से इंडोनेशिया के भारत के तटीय क्षेत्र आप देखेंगे, आप जैसे तमिलनाडु के क्षेत्र में भी सुनामी देखने को मिली थी। अंडमान निकोबार का दक्षिणी द्वीप आप इंदिरा पॉइंट जो आप देखते हैं पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें बहुत से द्वीप वगैरह जो होते हैं पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। वो आकृतिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जनधन की हानि तो होती ही है। जापान आप समझ रहे हैं, जब जापान में सुनामी आई तो जापान ही पूरी अच्छे तरीके से तहस नहस हो गया था। इंडोनेशिया में आई हुई सुनामी से भी आप देखेंगे कि ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे हानि हुई थी। तो जनधन की हानि तो होती ही है। फिर है उपजाऊ मिट्टी का ह्रास। जब आप जानते हैं कि जब सुनामी आती है तो उसमें उसका पानी तो खारा ही होता है। जब खारा पानी पृथ्वी के मतलब कि भूखंड के अंदर प्रवेश करता है तो आसपास की मृदा को क्या कर देता, पूरी तरीके से खारा कर देता। तो वहाँ पे कृषि योग्य भूमि बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। उसकी मिट्टी की गुणवत्ता पूरी तरीके से छिन्न भिन्न सी हो जाती है। उससे क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी का ह्रास होता है। फिर तटीय वनस्पति का ह्रास। तटीय वनस्पतियों में अगर जो आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे आपको तटीय वनस्पतियों में आप मैनग्रोव देख सकते हैं। मैनग्रोव के बाद आप वहाँ पे और भी जैसे वनस्पतियों में नारियल वगैरह देख सकते हैं कि नारियल के पेड़ों को ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता लेकिन हो जाता है। मैनग्रोव को हम मानते हैं कि ये समंदर के विस्तार को रोकने का काम करते हैं, लेकिन ये भी सुनामी के आने की वजह से ये भी बहुत ही बौने नज़र आते हैं। जब सुनामी आती तो मैनग्रोव वगैरह पूरी वनस्पतियों को बहा के लेके चले जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि तटीय वनस्पतियों को उनमें आश्रय जो होता है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। और हम एक कारण में हम ले सकते हैं कि नदी के डेल्टा में परिवर्तन हो जाता है। जब सुनामी आती तो नदियों के जो डेल्टा है उस क्षेत्र में अगर जब नदी बह रही है तो सीधी बात है अगर सुनामी आएगी तो नदी की धारा को भी चेंज कर सकती है। तो उसका डेल्टा का क्षेत्र पूरी तरीके से बदल जाता है। और हम बात करें समुद्री जीवन भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर मैं बात करूं और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, आप इनको समझिएगा। तो एक्वाकल्चर जिसका हम कहें कि जो समुद्र में खेती वगैरह की जाती है तो उसको भी पूरी तरीके से क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। ये हम कह सकते हैं कि इसके प्रभाव हैं। फिर अब आइए समझते हैं भूकंप आते कैसे हैं। ज्वालामुखी मैंने बता तो दिए कि कारण है, लेकिन इनको एक मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आते कैसे हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि इसको मान लेते हैं ये बी है, ये ए है, सॉरी इसको ए मानते हैं। जानते हैं कि दरअसल पृथ्वी के नीचे प्लेटें स्थित है। मैंने बताया था कि टेक्टोनिक प्लेट में कि नीचे क्या है, पृथ्वी के नीचे प्लेटें स्थित होती हैं। प्लेटें एक दूसरे से खिसकती हैं, दूर जाती हैं, पास आती हैं, टकराती हैं, तो क्या होता है कि भूकंप की स्थिति पनपती है। तो जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जब जहाँ पर टकराती हैं आप जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए ये कोई पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे कोई प्लेटें टकराई तो ये होता है उसका केंद्र, और केंद्र के ठीक ऊपर जहाँ पे ये सबसे निम्नतम दूरी कह सकते हैं पृथ्वी से होती है वही उसका अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र मतलब एपी सेंटर जो होता है। जैसे मान लीजिए दो प्लेटें टकराई, ये दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं तो ये कहीं टकराई होंगी तो ये क्या है, इसका एपी सेंटर है, मतलब कि अधिकेंद्र है। अधिकेंद्र जैसे टकराती हैं तो टकराने के बाद में यहाँ के जो पानी होता है वो ऊपर की ओर उठता है। देखिए मैंने लहरों के रूप इसको बनाया, तरंगे हैं। ये तरंगे क्या करेंगी, पानी को ऊपर की ओर उठा देंगी। जब ये पानी ऊपर की ओर उठेगा तो सीधी बात है कि एक कंडीशन के बाद ये पानी फिर नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। पानी जब अपनी पुनः स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करेगा तब वो नीचे की ओर आएगा। तरंगे खत्म हो गई, मान लीजिए मैंने तरंगों को खत्म कर दिया, पानी नीचे की ओर आएगा। जब नीचे की ओर आएगा तो ये तरंगे कुछ इस तरीके से चलना शुरू हो जाएंगी। तरंगे जब ये, क्योंकि पानी की तरंगे, फिर कंडीशन कुछ इस तरह बनेगी। वही तरंगे जहाँ पे भूकंप आया था, भूकंप के बाद में क्या हुआ कि ये जो केंद्र था इसे तरंगे कुछ इस तरीके से उठना शुरू करेंगी और गोलाकार में आसपास के समुद्री क्षेत्र में फैलना शुरू कर जाएंगी। ये जो मैं घटना बता रहा हूँ ये समुद्र के अंदर की कहानी है। तो ये जब आसपास के क्षेत्र में फैलना शुरू कर देंगे, इनकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। जब ये तटवर्ती क्षेत्रों में पहुँचती हैं तो तटवर्ती, वैसे तो समुद्र की गहराई में इनका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। स्पीड इनकी नॉर्मल में आपको पानी दिखेगा, आपको नहीं लगेगा कि सुनामी आने वाली है। लेकिन दरअसल वैज्ञानिक क्या करते हैं, पृथ्वी मतलब कि जो रिएक्टर स्केल पे जो मापते हैं भूकंप वगैरह कितने
तीव्रता का आया है, उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे भूकंप सुनामी आएगी कि नहीं आएगी। तो जैसे ये मान लीजिए तीसरे फिगर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, फिगर नंबर सी। सबसे पहले भूकंप आया, पानी ऊपर की ओर उठा, ऊपर उठने के बाद नीचे की ओर जब गिरेगा तो कुछ इस तरीके से तरंगे उठेंगी। वो तरंगे क्या करेंगी, बाहर की मतलब फैलती चली जाएंगी, फिर इसके बाद और दूर तक फैलती चली जाएंगी। वैसे तो ये मान लीजिए शांत पानी था, शांत पानी में नहीं दिखेंगी, लेकिन जैसे ही तटवर्ती क्षेत्रों में पहुँचेंगी, जैसे हम जानते होंगे कि जब कोई तटवर्ती क्षेत्रों में पहुँचती है अर्थात पानी की रुकावट में बाधा उत्पन्न करती है, मतलब कि ये तट जो है ये इसको स्लोप देता है, पानी को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि जब रोकने की कोशिश करते हैं तो ये उठना शुरू हो जाता है। आप 80 की स्पीड से गाड़ी चलाइए, गाड़ी चलाते चलाते एकदम से ब्रेक लगा दीजिए तो पिछला पहिया ऊपर की ओर उठ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से पानी भी जब इतनी तेज़ी से जा रहा होता है, और स्थलखंड, ये स्थलखंड है, स्थलखंड जब जैसे ही क्या करता है, पानी की रफ्तार को, समंदर की जो लहरें हैं उनको रोकने की कोशिश करता है। जब रोकने की कोशिश करता है तो ये पानी ऊपर की ओर उछल जाता है, पानी ऊपर की ओर उठता है, अर्थात समुद्र की गहराई की अपेक्षा छिछले पानी में जो सुनामी की लहरें हैं वो ज़्यादा ऊपर उठती हैं। तो जैसे ये ज़्यादा ऊपर उठेंगी तो ये जैसे इनकी ऊंचाई जो है वो 30 मीटर तक पहुंच जाती है। तो जैसे ये ऊपर की उठती हैं, ये आसपास के, जैसे ये वो पौधे मैंने बनाया है, घर भी मैंने बना दिया है, तो ये क्या आसपास के क्षेत्रों को क्या पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगी। तो जो पूरी तरीके से तहस नहस कर देती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, सुनामी की प्रलय कह सकते हैं। 2004 की सुनामी सबको याद होगी, और 2011 में आई हुई जापान की सुनामी, जापान तो उससे बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को उबर चुका है उससे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें ये प्रकृति के कुछ नियम हैं, उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। जो भी प्रकृति अपने आप को संतुलित करती है, भारत भी आखिर या कहें वैश्विक स्तर पर भी इसको लेकर के कुछ काम किए गए हैं। एक पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम एक स्थापित किया गया था 1949 में होनोलुलु में। होनोलुलु दरअसल यूएसए के 50वें प्रांत जो है अर्थात हवाई द्वीप की राजधानी है, और राजधानी के रूप में हम देखेंगे तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि दरअसल 1946 में यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके से भूकंप आया था। उस भूकंप की वजह से बहुत ज़बरदस्त जनधन की हानि हुई थी। इस वजह से क्या किया गया, यहाँ पे एक सेंटर स्थापित किया गया है जो पैसिफिक क्षेत्र के आसपास के एरिया में आने वाली सुनामी का पूर्व रूप से आकलन कर लेते हैं। तो आकलन के बाद में क्या किया जाता है, आप जानते हो कि सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया जाता है। सुनामी के अलर्ट की वजह से आसपास के क्षेत्रों में जो भी प्रलय आने वाले होते हैं वो जगह खाली करा ली जाती है, ताकि जन की हानि ज़्यादा ना हो लोगों की, क्योंकि जानते हैं आएगा सुनामी तो आनी तय है। तो आसपास क्षेत्र पूरे इलाके खाली करा लिए जाते हैं। आप देख रहे होंगे कुछ टाइम पहले आप इंडोनेशिया में देखे होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो समय रहते उनको अपनी जगहों को खाली नहीं कर पाते हैं, या कहें कि तो वो जनधन की हानि को अच्छे तरीके, मतलब कह सकते हैं बहुत ही बड़े स्तर पे वहाँ पे जनधन की हानि हमें देखने को मिलती है। जाके आप सुनामी का प्रकोप आप कहें तो इंडोनेशिया भी इसका अच्छा सा परिणाम हम कह सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर जो वीडियो अच्छा लगा सुनामी का तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आप देख रहे होंगे सब्सक्राइबर कंटिन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं आप, क्योंकि लेकिन इस चैनल पे आपको देखेंगे कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपको कोई भी आप यूट्यूब पे पूरा सर्च मार लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, या और भी अन्य सब्जेक्ट के ऊपर जो भी वीडियो इस चैनल पे बनाए गए हैं उनको आप देखिए, तो आपको लगेगा कि ऐसा यहाँ पे सिर्फ आपको हम क्वांटिटी देने की कोई नहीं, क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कहने का मेरा मतलब ये है कि टॉपिक आपके सभी कवर होने चाहिए। अगर जो मुझे व्यू कमाने होते तो मैं बहुत से टॉपिक मिल जाते हैं, अगर जो मैं कोई वीडियो डाल देता व्यू कमा लेता, क्योंकि आप जान रहे होंगे जो दिखता है वही बिकता है। व्यू दिखाने के लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप अपने स्तर पे जो भी कर रहे हैं तो अपना पढ़ाई करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ लगना तो है नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।